खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आशीष महुबिया हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर राजेश गुप्ता, सीनियर फिजिशियन होम्योपैथिक। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर आशीष, हम लगातार जिक्र कर रहे हैं उस डर का, उस स्थिति का जब लोग तनाव में आते हैं, अवसाद में चले जाते हैं और वो कई बार कोरोना संक्रमण से भी ज्यादा घातक होता है। कैसे उस तनाव से बाहर निकलें, क्या करें हम, क्या किया जा सकता है? कोरोना से तो हमें बचना ही है। डॉक्टर आशीष। बहुत अच्छी बात आपने के लिए मैं आपकी बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि इस पे लोग ज्यादा फोकस नहीं करते। और आपने सही कहा, बीमारी कई बार जितना नुकसान नहीं करती उतना हमारा मन हमारा को नुकसान कर देता है। एक रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जो लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं उनकी इम्यूनिटी लेवल 1/2 से 1/3 हो जाती है। आप देखेंगे जब भी हम तनाव में रहते हैं तो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो कैंसर जैसी बीमारी से भी लोग बाहर आ गए सिर्फ अपने एक मेंटल स्टेट को लेके, पॉजिटिव थिंकिंग को लेके। तो ये बिल्कुल सच है कि आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति, चाहे कोरोना हो, चाहे ब्लैक फंगस हो, चाहे जो भी स्थिति हो, या कोरोना के बाद की जो चीजें परिस्थिति हमारे इर्द गिर्द हो गई हैं, वो इस पे डिपेंड करेगा कि हमारी मानसिक स्थिति कैसी है। एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उसको वही चीज बहुत भारी लग सकती है, और एक व्यक्ति जो थोड़ा सा कम सेंसिटिव उसको कम लग सकता है, और एक व्यक्ति जो बिल्कुल नॉर्मल रहता है उसके लिए हवा भी नहीं लगती कि कितनी सारी चीजें उसके आसपास हो गई हैं, वो हिलता भी नहीं है। तो वही हम लोग हैं, वही इंसान हैं, और अलग अलग प्रकार की हमारी पर्सनल चीजें होती हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि हम अगर ये समझ सकें कि हम उसको कैसे लेते हैं, इस पर निर्भर करता है कि वो चीज कितनी बड़ी है। चीजें अपने आप में बड़ी या छोटी नहीं होती, चीजों को हम कैसे ग्रहण करते हैं वो उसे बड़ी और छोटी बनाती है। ये अगर हम समझ जाएंगे, जैसे हम अगर उंगली को मैं आंखों के पास रखूंगा तो बहुत बड़ी दिखाई देगी, अगर थोड़ा दूर ले जाऊंगा और बहुत दूर ले जाऊंगा तो बहुत छोटी हो जाएगी। तो आपका दृष्टिकोण और उस परेशानी से आपकी मानसिक दूरी कितनी है ये बताती है कि आप कितना परेशान होंगे। छोटी से 8वीं के एग्जाम से लोग सुसाइड कर लेते हैं, और लोग ऐसे भी हैं जो HIV और कैंसर के साथ बरसों जीते हैं, कुछ नहीं होता और अच्छे भी हो जाते हैं। तो बिल्कुल सोच का बहुत फर्क पड़ता है, और सोच अच्छी रखें। साथ ही साथ इसमें दिक्कत ये होती है कि बोल देना बहुत आसान है कि सोच अच्छी रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग, हम लोग व्हाट्सएप भी हमारा भरा पड़ा रहता है इन सब चीजों से, बट थोड़ा सा इस पे हमको रिसर्च की या फिर हेल्प की जरूरत है। खासकर डॉक्टर से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं क्या करूं जिससे कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग सोचूं। अब पॉजिटिव थिंकिंग सोचने के लिए सबसे पहले आपको मन से हमको वो सोचने का जो तरीका है, जो सोच है, हमारा जो दिमाग एक बोलते हैं एक पागल घोड़ा होता है, उस पागल घोड़े को रोक पाना अच्छे मतलब कहते हैं कि लोग कई बार खरबपति भी होते हैं, बल्कि मन से अपने बड़े गरीब होते हैं या मन से बड़े परेशान या विचलित रहते हैं। तो ये मन एक ऐसी चीज है जिसकी ट्रेनिंग हमको ना स्कूल में दी जाती है, ना हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं। तो मन की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि अपने आप को वर्तमान में रखना, जिसे हम कहते हैं माइंडफुलनेस, कि आप हर समय विचार में रहेंगे। या कि हमको लगता है कि सोचना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अब मैं काम कर रहा हूँ, किचन में किसी से बात कर रहा हूँ, कुछ बुक पढ़ रहा हूँ, यहाँ तक कि मूवी भी देख रहे हैं तो साइड में एक पैरेलल थॉट हमारे दिमाग में चल रहा होता है। तो पहला है जो मैं मंत्र देना चाहूंगा वो है माइंडफुलनेस का। अगर कुछ घटना आपकी घटी है तो उस मोमेंट में रहें, अपने हाथ को देखें, हवाए के पंखा चल रहा है तो उसको फील करें, आसपास कोई बच्चा खेल रहा है तो उसको गौर से देखें, यहाँ तक कि आपने कपड़े कैसे पहने हैं उसको देखिए कि कैसा लग रहा है। आप उस मोमेंट में, उस पल में रहने की कोशिश करिए, आपका मन थोड़ा शांत होने लगेगा, पहला। दूसरा, एक स्ट्रेस रिलीज का एक्सरसाइज होता है जिसे हम मेडिटेशन बोलते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, सॉरी। वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐसी है कि पहले धीरे धीरे आपको 3 या 4 की गिनती में सांसों को पूरा खाली करना है, धीरे धीरे 1 2 3 4। उसके बाद उसी सेम स्पीड से 4 की गति में हमको सांसों को भरना है। अभी 4 की गति में अगर बहुत स्लो भी आप कर सकते हैं, कोशिश ये करें कि धीरे धीरे करें। तो 4 की गति में सांस खाली करें, 4 की गति में सांस को लें, और 4 की गति में फिर सांस को रोकें, और 4 की गति में फिर सांस को खाली करें। ये गति समान रहनी चाहिए, खाली करते समय, लेते समय, रोकते समय और फिर से छोड़ते समय। इससे हमारा ब्रेन को पॉजिटिव फीडबैक, देखिए हमारा जब तनाव आता है तो हमारी सांसें चलने लगती हैं, हम घबरा जाते हैं तो सांसें तेज हो जाती हैं। तो ब्रेन के टेंशन से सांस का फर्क असर होता है। वैसे ही सांस भी ब्रेन को ऑर्डर दे सकता है। जब सांस को हम शांत करते हैं तो ब्रेन को मिलता है भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तीसरा एक बहुत प्रैक्टिकल में देना चाहूंगा अपने दर्शकों को, वो ये कि एक जैसे मूवीज या खासकर जो पॉजिटिव या कॉमेडी शोज होते हैं उनमें बहुत ताकत होती है, क्योंकि कई बार लोग ये भी नहीं कर पाते, कई बार बिस्तर में लेटे होते हैं, कई बार इतनी हिताश रहते हैं कि यार
लेकिन ये तो जरूर कर लेंगे, जो तीसरा मैं बता रहा हूँ, कि आप किसी अच्छे कॉमेडी सीरियल जो या कॉमेडी फिल्म लेके उस कॉमेडी को सीरियल को आप देखेंगे तो उससे क्या होता है, एक तो आपकी आईज इन्वॉल्व हो गई, हमारे 5 श्रवण यंत्र होते हैं तो आईज इन्वॉल्व हो गई, कान इन्वॉल्व हो गया, कई बार हम बात करते हैं तो बोलने के हंसते हैं तो माउथ इन्वॉल्व हो जाता है, तो हमारे ब्रेन को मल्टीपल स्टिमुलस मिलता है, तो आप करीब करीब उस दुनिया में पहुंच जाते हैं और लाफ्टर से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, ये भी एक रिसर्च है। तो प्लीज ऐसा करके ये सारी चीजों को, पॉजिटिविटी जरूरी है जिसका जिक्र आप डॉक्टर आशीष कर रहे हैं, बहुत विस्तार से आपने हमें बताया और समझाया भी है, दर्शकों को भी समझाने की आपने कोशिश की, और जो आखिरी आपने बात कही वो सबसे आसान तरीका है, अगर कोई कुछ ना कर पाए तो वो तो कर ही सकता है। मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर आशीष। डॉक्टर राजेश गुप्ता भी हमारे साथ हैं, सीनियर फिजिशियन है होम्योपैथिक के। होम्योपैथिक के बारे में भी मैं समझूंगा आपसे कि आखिर क्या चीजें कोरोना से मदद करती हैं होम्योपैथिक के माध्यम से, कैसे कुछ ट्रीटमेंट भी हो सकता है क्या। लेकिन डॉक्टर राजेश, डर का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्या वर्तमान परिदृश्य हमारा इसके लिए जिम्मेदार आपको नजर आता है? लगातार हम चारों तरफ खबरें देखें तो नकारात्मक खबरें, हमने चीख पुकार भी देखी, हमने जलती हुई लाशों की तस्वीरें भी देखी टेलीविजन में, हमने और भी ऐसी तमाम तस्वीरें, ऑक्सीजन की कमी की तस्वीरें भी हमने देखी। हालांकि अब इनमें सुधार हो रहा है। ये नकारात्मक चीजें भी हमारे डर की वजह होती हैं। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस तरीके का टॉपिक आज हमारे दर्शकों के लिए रखा है, जिसके माध्यम से हम उनकी पूरी मनोस्थिति को जानकर और हम उनको इस बात का बता सकते हैं कि आपको बीमारी से घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बीमारी से ज्यादा होता है बीमारी का भय, मतलब बीमारी आने के पहले फियर ऑफ डिसीज जिसे हम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक बार इस तरीके के दृश्य सामने देख रहे हैं कि कई सारी मौतें हो रही हैं, कई सारे लोग कोरोना से संक्रमित हैं, आज देखने को मिल रहा है कि किसी न किसी घर से एक ना एक व्यक्ति की मृत्यु उठ रही है, तो ये बीमारी के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा एक फियर आदमी के दिमाग में आता है। पेशेंट को सबसे पहले ये लगता है कि ऐसा ना हो कहीं ये बीमारी मुझे है। तो मेरा मानना यह है कि चूंकि ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिक स्थिति को जोड़ता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि हम बीमारी के होने के पहले ही यदि उसकी मानसिक स्थिति को समझ लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आज की स्थिति में किसी को थोड़ा सा भी जुकाम होता है या किसी को थोड़ा सा भी खांसी का ठसका आता है, जरूरी नहीं है कि वो खांसी का ठसका आपका कोरोना का ही बीमारी है या वो बुखार आपका कोरोना का ही बीमारी है। लेकिन आदमी को एक बहुत ही बड़े प्रकार का दिमाग में एक भय चला जाता है, और आदमी इसमें सबसे ज्यादा जो गलतियां कर रहा है वो ये करता है कि बजाय कि अगर हम प्रारंभिक अवस्था में ही उस बीमारी को समझें, उसका इलाज लें, बजाय उसके कि वो सीधा हॉस्पिटल की ओर दौड़ लगाता है। तो देखिए, मैं ये बिल्कुल आपको बताना चाहता हूं कि आज की डेट में यदि हम बीमारी का इलाज घर पर रह के होम आइसोलेशन में यदि हम बीमारी का इलाज करते हैं, समय पर जो हमारी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार यदि हमें कोई भी बुखार आता है या कोई भी परेशानी होती है, उसके लिए हम जो पैरासीटामोल का टेबलेट है या होम्योपैथी में जो भी दवाई आती है उस दवा का हम समय पर उपयोग कर लेते हैं, तो हम 2 या 3 दिन के अंदर घर पर रह के ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन स्थिति कहाँ आ रही है? एक बार हमने टीवी पे देखा कि साहब ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है। लोगों ने क्या किया, इसके डर से लोगों ने घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर लाके रख लिया, बाजार से दवाइयां शॉर्ट हो गई। तो जहां जिनको उपयोगिता है, जिनको आवश्यकता है, वो तो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे और लोगों ने उसको जबरदस्ती के अपने घर पे लाके उसको स्टोरेज कर लिया है। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा, ये बताना चाहता हूं लोगों को कि आप कृपया करके एकदम से हॉस्पिटल की तरफ ना दौड़ें। देखिए, मैं दो चार चीजें बहुत अच्छी बताता हूँ। सबसे पहली बात आती है, यदि आपको कोई भी जुकाम या खांसी या बुखार आता है, आप तुरंत अपने जो भी फैमिली डॉक्टर है आप उनसे बात करिए। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी उपचार है। होम्योपैथी में गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से एक प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छी दवाई आयुष मंत्रालय द्वारा जो बताई गई है, मैं आपको उसका नाम भी बताना चाहूंगा, आर्सेनिक एल्बम 30। अगर इस दवा को हम प्रारंभिक रूप से इसका उपयोग करते हैं तो हमारी जो प्रारंभिक एलर्जी है, जुकाम, खांसी, गला खराब, ये तो ठीक होता ही होता है। जो हमने एक बात की थी कि मानसिक स्थिति, फियर ऑफ डिसीज, तो यदि हम आर्सेनिक में जाते हैं तो इसके अंदर ये हमारी मानसिक स्थिति को भी सुधारता है। इसमें फियर ऑफ डिसीज बहुत ज्यादा रूप से मानसिक रूप से इसमें लक्षण पाए जाते हैं इस मेडिसिन के अंदर। तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर जो पेशेंट को उसको भी ठीक करता है, जुकाम, खांसी, बुखार उसको भी ठीक करता है, गले खराब को भी ठीक करता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको प्रारंभिक रूप से दवा का इस्तेमाल कर लें तो हमें हॉस्पिटल तक नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, यदि उसका ऑक्सीजन लेवल, सैचुरेशन लेवल 95 है, 96 है, ठीक चल रहा है, उसको बुखार भले ही आता है, जुकाम, खांसी भले ही होता है,
लेकिन अगर उसका ऑक्सीजन लेवल सही है तो उसको हॉस्पिटल के लिए रन नहीं करना है, उसको घर पे होम आइसोलेशन में रहना है। टाइम से लोग जांच नहीं कराते। यदि हम किसी पेशेंट से भी बोलते हैं कि भाई आपको अगर ये दिक्कत हो रही है, आप तुरंत अपना एक रैपिड एंटीजन टेस्ट करा लीजिए और या फिर अपना एक आरटीपीसीआर का आप टेस्ट करा लीजिए, तो लोगों की तरफ से जो रिप्लाई आता है, नहीं 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 मुझे ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मुझे जनरल हर मौसम चेंज पे जुकाम खांसी हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वही जुकाम खांसी कई बार बड़ी बीमारी में भी कन्वर्ट हो जाता है यदि हम उसका समय पर उपचार नहीं करते, समय पर जांच नहीं कराते। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, मैं आज एक नई चीज आपके सामने आ रही है जिसको लोग नई बीमारी के नाम से जान रहे हैं कि ये एक नया ब्लैक फंगस आपने सुना होगा, तो मैं थोड़ा इस पर भी चर्चा करना चाहूंगा। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। सबसे पहली बात, आज से कई सालों से निरंतर ये ब्लैक फंगस नाम की बीमारी हमारी बीमारियों में सम्मिलित है। और ये बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर राजेश, ब्लैक फंगस पहले से हमारे परिवेश में मौजूद है। मैं डॉक्टर आशीष जी के पास जाऊं उससे पहले डॉक्टर राजेश, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, चूंकि ब्लैक फंगस का जिक्र आपने किया, ब्लैक फंगस से प्रिकॉशंस के तौर पर क्या होम्योपैथी में कोई विकल्प है क्या? होम्योपैथी से क्या कोई क्योर हो सकता है क्या ब्लैक फंगस का? इसके बाद मैं डॉक्टर आशीष के पास जाऊंगा। जी, आज से 1995 में एशियन होम्योपैथिक जर्नल में 1995 में इस फंगस के ऊपर ऑलरेडी जो नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन लखनऊ में जो है डॉक्टर केएल गर्ग जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, हमारे बहुत सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन है डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी, उनके द्वारा इसके साथ मिलकर इस पर रिसर्च की गई है, जो कि एशियन होम्योपैथिक जर्नल जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें ये पूरी तरीके से ये खबर प्रकाशित भी हुई है, इसमें ये लेख पूरा छपा हुआ है। मैं इसमें अंदर जाना चाहूंगा। ये 3 प्रकार के जो फंगस है जो कि हमारे सामने देखने को मिलते हैं, जिसमें एक कैंडिडा एल्बिकेंस करके फंगस है, ट्रैकोफाइट्स, मेंटाग्राफाइट्स और एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर ये वही फंगस है जो कि आज ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है। प्रिकॉशंस के तौर पर कुछ लिया जा सकता है क्या होम्योपैथी में, ताकि अगर कोई कोविड से रिकवर हो रहा है तो ब्लैक फंगस की संभावनाएं खत्म हो जाएं या बहुत न्यूनतम हो जाएं? डॉक्टर राजेश गुप्ता, देखिए बिल्कुल, हमारे यहाँ होम्योपैथी में इसमें 6 दवाइयां हैं। एक का नाम है बेसिलाइनम 200, अस्टिलिगो 1000, पेट्रोलियम 200, सल्फर आयोडेट 1m, मेजेरियम 1000, एसिड बेंजोनिकम 200, जिसमें जैसा कि आपने सुना होगा डॉक्टर के अग्रवाल जी जो हमारे अभी दुनिया में नहीं रहे हैं, उन्होंने इस वैक्सीनेशन के ऊपर काफी बात की थी, काफी बताया था। तो इसमें एक दवाई है बेसिलाइनम 200 जो कि ये नोसोड है, और जो हम वैक्सीन में जो दवाइयां यूज करते हैं वो बिल्कुल नोसोड ही होती हैं। वो वैक्सीनेशन का जो वे ऑफ प्रिपरेशन है और जो होम्योपैथी दवाइयों का भी जो वे ऑफ प्रिपरेशन है, सिमिलियर सिमिलबस कोरेंटर, समान लक्षण रखने वाली दवाई ही बीमारी को ठीक करती है। तो बेसिलाइनम नामक की बेसिलाइनम जो दवाई है वो एंटी फंगल रेमेडी है, और इसका सिंगल डोज यदि हम पेशेंट को पहले से दे दें तो इसके दुष्प्रभाव बीमारी पे आने में इसको रोकथाम में कारगर साबित होंगे। ठीक 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 है, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। डॉक्टर आशीष, हम डर का लगातार जिक्र कर रहे हैं, हाइपरटेंशन का जिक्र कर रहे हैं, और हाइपरटेंशन का दिमाग से, न्यूरो सिस्टम से, हार्ट से बहुत जबरदस्त रिलेशन है। तो ऐसे में हमें अब अपने हार्ट की भी केयर करनी पड़ेगी, अपने न्यूरो सिस्टम को भी केयर करना पड़ेगा, और भी तमाम चीजें। ब्लैक फंगस का भी जिक्र यहां पर हो गया, तो ब्लैक फंगस आंखों पर भी बहुत असर डालता है। ब्लैक फंगस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम अपने हार्ट को, अपने दिल को, अपने गुर्दों को, दिमाग को कैसे स्वस्थ रखें? डॉक्टर आशीष, बाहर निकलते हैं, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि किसी को कोरोना हुआ है, उससे बाहर आ रहा है, तो मानसिक तौर पे हमको समझना चाहिए कि मैं आंतरिक तौर पे मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि कितनी भी बीमारियां आ जाए मैं उससे वापस आ सकता हूं। पहले ही हमारा मानसिक बल हमारा होगा तो हम बिल्कुल बैक फायर कर सकते हैं। दूसरा, जितनी जल्दी हो सके ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी दिन उठूंगा तो चलना शुरू करूंगा। मैं पहले 5 किलोमीटर चलता था, 1 घंटा, आधा घंटा वॉक करता था, अभी कैसे चलूंगा? मैं कहता हूं 5 कदम चलिए, 2 कदम चलिए, 15 मिनट चलिए, 5 मिनट चलिए, लेकिन चलना शुरू कर दीजिए। पहले कदम को उठाइए, अपने आप दूसरा कदम आएगा। शुरुआत करिए, क्योंकि हम लोग क्या है वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। खासकर जो व्यक्ति, सोचिए जो अगर बाहर से आए हैं, जो 17 दिन 10 दिन एडमिट होके आए हैं, वो तो टूट जाते हैं। तो थोड़ा सा प्राणायाम और एक्सरसाइज, ये दोनों मुझे लगता है, प्राणायाम में तो कुछ नहीं, बस मेरुदंड सीधा होना चाहिए, आप बैठ सकें उतना ही चाहिए हमको, और कई बार तो लेटे लेटे भी कर सकते हैं। तो ये मैं भी बहुत बिलीव करता हूँ होलिस्टिक मेडिसिन में, और मुझे लगता है कि एलोपैथी के साथ साथ हर प्रकार की पैथी का
फायदा हमें जहां जहां पे होता है बिल्कुल लेना चाहिए, और वो ईश्वर ने बनाई इसीलिए, उसका कुछ उद्देश्य है, इसलिए वो एग्जिस्टेंस में है, और वरना कोई चीज दुनिया में एग्जिस्टेंस में क्यों होगी, है कि नहीं। तो बिल्कुल हमको ये अपने फेफड़ों के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। और एक चीज और है एक्सरसाइज का, दूसरा हमारी मानसिक स्थिति पे भी बहुत फर्क पड़ता है। लोग कहते हैं इससे डोपामिन किक मिलता है, डोपामिन नाम का केमिकल होता है जो रिलीज होता है जब कोई ड्रग्स लेता है, तो डोपामिन रिलीज होता है। कोई बहुत अच्छी कोई सेंसुअल प्लेजर मिलता है तो डोपामिन रिलीज होता है। वैसे ही जिम करने वालों को डोपामिन रिलीज होता है, वैसे ही वॉक करने वालों को डोपामिन रिलीज होता है। इसको हैप्पी हार्मोन, हैप्पी केमिकल बोलते हैं। तो ये हैप्पी केमिकल अपने आप आपको खुश भी कर देता है। मतलब आप सिर्फ वॉक करते से फिटनेस ही नहीं बढ़ती, बल्कि आपके अंदर एक स्वतः एक खुशी आने लगती है। और अच्छी पुस्तक, मैंने कहा मूवीज के अलावा अच्छी पुस्तक पढ़ना चाहिए, प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अपने धर्म ग्रंथ, जिस भी आप धर्म को बिलोंग करते हैं, उससे हमारे मेंटल, फिजिकल सब पे हमको काम करना चाहिए, और धीरे धीरे फिर आप वापस बैक ट्रैक पे आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल, आपने जिक्र किया होलिस्टिक, और दूसरा एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम का भी आपने जिक्र किया। ये आपकी सेहत को भी दुरुस्त करेगा। दूसरी बात जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, पॉजिटिव भी आपको करेगा, एक कॉन्फिडेंस भी लाएगा, और ये शायद आपको पोस्ट कोरोना रिकवर करने में भी मदद करेगा डॉक्टर आशीष, कोरोना के दौरान भी। जी 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 लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो है कि जैसे कोरोना में जो ब्लैक फंगस की बात हम अभी कर रहे थे, ब्लैक फंगस में बहुत महत्वपूर्ण दो चीजें हैं। मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा है। पहला ये कि हमें लक्षणों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए प्रिवेंटिव में होम्योपैथी में है, बट एलोपैथी में कुछ भी नहीं है। बस हम अपना शुगर कंट्रोल करें, थोड़ा सा स्टीम शायद मदद करे, शुगर कंट्रोल रखें और इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, यही एक कंट्रोल है। बाकी कोई दवाई ऐसी आती नहीं कि फंगस की दवाई पहले से ले ली जाए, ऐसा कोई वो नहीं होता। तो अगर वो दवा काम करती है, उनकी तरफ से आयुष मंत्रालय ने कहा है, तो डेफिनेटली उसको, मैं उसके बारे में कमेंट तो नहीं कर सकता, मैं तक फील्ड का हूं, लेकिन बहुत अच्छी खबर है अगर वो सच है तो हमें ये करना चाहिए कि ब्लैक फंगस से अगर पहले लक्षण हमको जो है उनको पता होना चाहिए। वो लक्षण क्या है वो अगर आपको मैं बता दूं तो लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके नाक में ऐसा लगे कि कुछ बंद बंद फील हो रहा है, आपके दांत में, दाढ़े में यहाँ की सूजन की फीलिंग आ रही है, कहीं कुछ काला नजर आ रहा है दांत में या तालू में या आंखों में कहीं कुछ काला नजर आ रहा है, आंखें अगर बाहर आ रही हैं, बॉडी में कुछ दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है, तो ये सारे लक्षण हैं। तो पहला तो लक्षण पहचानना चाहिए, और दूसरा देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप भले जो भी ट्राई करें, बट इसकी जो मेडिसिन होती है एम्फोटेरेसिन और गोली जो है पोसुकोनोजोल, ये तुरंत चालू होनी चाहिए। क्योंकि एक बार ये एक फंगस खा जाता है पूरा, मतलब जैसे दीमक खा जाता है ना, वैसे शरीर को खा जाता है। तो हमारे पास टाइम नहीं होता ज्यादा, तो प्लीज देरी ना करें। और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है। डरने की आवश्यकता नहीं है, जागरूक रहने की आवश्यकता है। जी जी बिल्कुल, डरना नहीं है, जागरूक हमेशा रहना और पॉजिटिव रहना है। डॉक्टर राजेश गुप्ता, आर्सेनिक का आप जिक्र कर रहे थे, आर्सेनिक क्या प्रिकॉशंस के तौर पर ली जा सकती है, या फिर इसके लिए भी फिजिशियन से हमें डिस्कस करना होगा? एक और होम्योपैथिक में दवाई का जिक्र काफी हुआ, सोशल मीडिया पर भी वो काफी वायरल हुई, कि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है तो उस मेडिसिन के कुछ बूंद गुनगुने पानी में सुबह शाम दिए जाएं तो ऑक्सीजन सैचुरेशन भी बेहतर होता है। ऐसी वाकई में कोई दवाई है क्या? और अगर है तो फिर क्या विदाउट कंसल्टिंग के ऐसी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए क्या, या फिर जब तक कि फिजिशियन से आपकी बात ना हो जाए तब तक ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल ना करें? डॉक्टर गुप्ता, देखिए, सबसे पहले मैं आर्सेनिक एल्बम की दवा के बारे में आपसे चर्चा करूंगा 1 मिनट के लिए। आर्सेनिक एल्बम एक वह दवा है जो कि हमारा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन के अंतर्गत इसको प्रिस्क्राइब किया गया है, जो कि रिकमेंडेड मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम 30 का ये डोज है। 3 बूंद इसमें से सुबह 3 दिन तक हमें खाली पेट इसका उपयोग करना है, 1/4 कप पानी के साथ में। तो ये बिल्कुल प्रिवेंशन के लिए उपयोगी दवाई है, और आफ्टर 15 डेज को फिर से अपन रिपीट कर सकते हैं। ये तो बात आती है हमारे प्रिवेंशन की। यदि हम बात करते हैं किसी को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है और वो कोरोना की श्रेणी में चले जाता है, कोविड-19 से जो पेशेंट पीड़ित हैं, तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति का सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, उसके लक्षण अलग अलग होते हैं। किसी को भूख लगती है, किसी को भूख नहीं लगती है, किसी का टेस्ट चला जाता है, किसी को गले में दर्द है, किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो देखिए, कोई पर्टिकुलर एक फिक्स मेडिसिन फिर नहीं होती है। वो सिम्टम्स के आधार पे और पेशेंट की जो इंडिविजुअलाइजेशन जो होता है, उसके जो टोटल सिम्टम होते हैं, उसके आधार पे कुछ दवाइयां सिलेक्ट की जाती हैं। तो हमारी आयुष गाइडलाइन के हिसाब से कुछ एक कॉमन दवाइयों का एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, जिसमें फिर अपन दवाइयां बताते हैं। तो जेल्सिमियम 200 भी उसमें आती है, आर्सेनिक एल्बम 200 है, बेलाडोना 200 है, जो कि बुखार और
थोड़ा सा श्वास में दिक्कत लेने पे उपयोग होती है। अब एक बहुत अच्छी बात आपने मेरे से कही है, जो कि मेरे ध्यान में बहुत दिनों से चल रही थी, जिसको लेके मैं खुद भी बड़ा परेशान था और मैं अपनी बात जनता के सामने और आप लोगों के सामने में रखना चाह रहा था। आज मुझे मौका मिला है उस बात को करने का। जैसा कि आपने कहा कि एक सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है कि होम्योपैथी की एक दवाई है जिसका नाम है एस्पिडोस्पर्मा, और उसको केवल अपन अगर 5 बूंद ले लेते हैं तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर को रिप्लेस करने का काम करती है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और हमारी होम्योपैथी चिकित्सा जगत भी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। इस तरीके से बिना किसी चिकित्सक की सलाह के या बिना किसी फिजिशियन की सलाह के इस तरीके की कोई भी दवा हमें उपयोग में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये बात सही है कि होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि ऑक्सीजन कैरियर का काम करती हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का काम करती हैं। हमारे पास कई ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनको हम सपोर्टिंग के रूप में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए दवाइयां दे रहे हैं और दवाइयां कारगर साबित हो रही हैं। तो मैं एस्पिडोस्पर्मा के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये भी एक ऐसी दवा है जो ऑक्सीजन कैरियर का काम करती है। लेकिन जिस तरीके से जो वीडियो वायरल किया गया था कि एक बुजुर्ग बाबा जी को ऐसी जमीन पर लेटा दिया था खटिया के अंतर्गत और उन्होंने 5 बूंद देके और वो ऑक्सीमीटर लगा के दिखा दिया था, देखिए ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। हर बीमारी की दवा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिसीज, अकॉर्डिंग टू पेशेंट, इंटेंसिटी ऑफ द डिसीज, इंटेंसिटी ऑफ द डिसीज ऑफ द पेशेंट। तो हम हॉस्पिटल में पेशेंट की क्या कंडीशंस है। अब देखिए, अगर किसी का लंग्स पूरी तरीके से डैमेज है तो अगर हम कहते हैं कि एस्पिडोस्पर्मा की 5 बूंद देने से ऑक्सीजन, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए दवाइयों का एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन से एक अलग है। देखिए, एक और दवाई के बारे में मैं आपको बताता हूँ, वेनेडियम 30 में एक बहुत अच्छी दवाई आती है, दैट इज आल्सो ऑक्सीजन कैरियर। इसी तरीके से एस्पिडोस्पर्मा में भी लिखा हुआ है डिजिटलिस ऑफ द हार्ट। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दवाइयां अच्छी नहीं है, दवाइयां बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस तरीके से हम जो सोशल मीडिया पे गलत तरीके से जो फेसबुक पे मैसेज डाल रहे हैं, डिपेंड करेगा सिम्टम के आधार पर कौन सी दवाई दी जाए। जी, एक दवाई बहुत अच्छी और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कार्बोवेजिटेलिस। कार्बोवेजिटेलिस इतनी अच्छी दवाई है जो कि आज हमारे पास जो पोस्ट कोविड की जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, जिसमें निमोनिया के लक्षण बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, एक बार कोविड की रिपोर्ट तो नेगेटिव आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पेशेंट्स को श्वास लेने में जो दिक्कत हो रही है, उसके अंदर जो फेफड़ों में जो संक्रमण है वो अभी बाकी बचा हुआ है, उनका पूरा कोर्स भी हो चुका है, स्टेरॉइड्स भी ले चुके हैं, एंटीबायोटिक भी ले चुके हैं, उसके बावजूद भी वो वीकनेस महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, चलने फिरने में श्वास की तकलीफ हो रही है। तो देखिए, उसके लिए होम्योपैथी दवाइयां सपोर्टिंग के रूप में यदि हम उपयोग करते हैं तो कार्बोवेज मेडिसिन है, वेनेडियम 30 है, आर्सेनिक एल्बम 30 है, लेकिन प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ। जी जी, महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। बहुत सारी मेडिसिन का भी आपने जिक्र किया, होम्योपैथिक उपयोगी हो सकती हैं। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। डॉक्टर आशीष, अब डर जरूर है और लोगों के मन में ये डर अपनों के लिए भी होता है कि भाई कुछ लोग घर में हैं तो वो घर के अंदर का जो माहौल है वो कई बार आपको परेशान करता है, लेकिन आपके घर का कोई ना कोई सदस्य हो सकता है कि सब्जी के लिए बाहर जा रहा है या फिर राशन के लिए बाहर जा रहा है, या फिर हो सकता है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने दफ्तरों में जा रहे हैं, उनको लेकर भी डर होता है। इस डर पर भी हमें काबू पाना है। एक दूसरी बात, हम डर का ही जिक्र कर रहे हैं, कोविड, आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड, ब्लैक फंगस का भी अब लोगों के मन में डर है। तो ये डर कैसे खत्म होगा, क्या क्योर हम कैसे कर सकते हैं, उन लोगों को क्या ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जिन्हें शुगर है, और अगर शुगर है तो क्या फिर हम ऑब्जर्वेशन रखें ऐसे व्यक्ति के प्रति। डॉक्टर आशीष जी, जैसे कि आपने कहा उन लोगों के बारे में जो लोग अभी कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे आप न्यूज वाले हैं, उनको तो बाहर निकलना ही पड़ता है। तो उस समय डरने जो निकलते हैं, या जैसे और लॉकडाउन जहाँ खुल रहा है वो लोग भी बाहर आ रहे हैं, उस समय हमें जो स्टैंडर्ड मापदंड है, जैसे N95 मास्क यूज करना, दूरी का जो पालन करना है वो हमें करना चाहिए। और आई थिंक बहुत सारे, और हाथ को मुंह पे ना लेके जाएं, हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, इतना ही पर्याप्त है। ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब एकदम बिल्कुल दौड़ के आपके पास कोरोना आ ही जाएगा। और अभी इस समय जो दौर चल रहा है ये बहुत अच्छा दौर है सेकंड फेज के वेव के लिए, क्योंकि सेकंड वेव अपनी डाउन हिल पे शुरू हो गई है। अभी मेरे अस्पताल में बात हुई थी, यहाँ के बड़े अस्पताल में रायपुर में, तो उन्होंने कहा था 1/3 बेड ही या 1/4 बेड ही भरे हैं, बाकी 3/4 बेड खाली हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर मुझे लगी कि एक जमाना कितना हाहाकार का समय था, प्रलय था लगभग कह सकते हैं आप, उससे हम बहुत अच्छे उस पे आ गए हैं। तो अब तो निश्चित तौर पे उतने डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कब तक हम घर पे बैठे रहेंगे। ये अभी आने वाले 1 साल में और भी कुछ ना कुछ छुटपुट वेव्स लेके आने वाला है, और हमें काम तो करना ही है। बिल्कुल, डरने की जरूरत नहीं। माफी के साथ रोक रहा हूं आपको डॉक्टर आशीष, वक्त की थोड़ी सी कमी है,
डरने की जरूरत नहीं है, घरों से अब निकलना है तो, लेकिन जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हमें जरूर ख्याल में रखना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष महुविया, डॉक्टर राजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत धन्यवाद।